आपातकाल। आप सभी लोग ये नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, तो चलिए आज इसी पे बात होगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कन्हैया पांडे और आज का जो विषय रहने वाला है हमारा वो है राष्ट्रीय आपातकाल। चूंकि आज 25 जून है, आपातकाल दिवस हम मनाते हैं, लोकतंत्र का काला दिवस इसको विपक्ष पार्टियां कहती हैं। चलिए इसी के एक एक बिंदु को देखते हैं और फिर समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनको आधी अधूरी जानकारी होगी और बहुत सारे लोग बिगनर भी होंगे। तो एक एक करके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको सीखेंगे और ज़रा सुनिएगा और आप अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या आपातकाल एक वरदान रहा या फिर आपातकाल सच में लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस रहा, या फिर आपातकाल जिसने कांग्रेस को डुबो दिया और भविष्य के लिए एक दाग दे दिया ताकि हमेशा कांग्रेस पार्टी इसको किसी भी डिटर्जेंट से धो ना पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है 1970 के दशक की। तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी जिनको हम लोग कहते थे आयरन लेडी नाम से प्रसिद्ध थी वो, और बहुत बड़े बड़े फैसले लेने के लिए वो जानी जाती थी। चाहे वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर रहा हो, उसके साथ साथ किसी भी प्रकार से बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की बढ़ चढ़ के जो हिस्सा था उसके बारे में हो, या फिर किसी भी मुद्दे पर हो, इंदिरा गांधी का नाम हम लोग बड़ी ही आदर से लेते हैं। लेकिन उसी बीच में एक काल ऐसा भी था जिस काल को हम लोकतंत्र का काला दिवस कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक बाद में कभी देखेंगे, फिलहाल आपातकाल पे बात हो। 71 में चुनाव हुए 1971 में, और बेहतरीन बहुमत से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। आप सभी को पता है इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी वही अपने पुराने रायबरेली से, और विपक्ष पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे उनको बेहतरीन तरीके से उन्होंने हराया था। राजनारायण नाम था उनका। लेकिन राजनारायण जी को कुछ शक था। क्या शक था? तो इंदिरा गांधी के एक निजी सचिव थे जिनका नाम था यशपाल, और यशपाल कपूर जी क्या किए थे, आरोप था कि इंदिरा गांधी ने अपने यहाँ पे जो चुनाव अधिकारी बनाया था वो यशपाल कपूर को बनाया था। और ये जो यशपाल कपूर थे, इन्होंने एक स्वामी अद्वैतानंद थे जिनको 50,000 घूस दे के चुनाव लड़वाया गया ताकि वोट का पोलराइजेशन हो सके, और उसके साथ साथ शराब, कंबल, साड़ी, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी ये अभी चलता है, ये बांटने का आरोप लगा। चूंकि इंदिरा गांधी जीत गई थी, सरकार बन गई थी, तो ये एक मुद्दा था। और इशू को देखकर विपक्ष पार्टियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दाखिल करती हैं। ये तो एक सेगमेंट रहा एक तरफ से। दूसरा सेगमेंट रहता है एक गुजरात से। इसमें 2-3 सेंटर है, एक इलाहाबाद सेंटर हो जाएगा, एक आपका गुजरात सेंटर होगा, एक बिहार सेंटर होगा, एक दिल्ली सेंटर होगा। तो ये मैंने आपको इलाहाबाद और रायबरेली का सेंटर के बारे में बताया। दूसरा जो सेंटर था वो था गुजरात में। गुजरात में क्या था, तो लोकल प्रशासन में भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ जो फीस बढ़ोतरी थी उसको लेकर जो स्टूडेंट का मोर्चा था, उन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करना शुरू किया। वो धीरे धीरे आंदोलन इतना उग्र होता गया कि अहमदाबाद से लेकर जितने भी गुजरात के बड़े बड़े स्टेट थे सभी में ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। ये एक स्टूडेंट आंदोलन था, तो आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों में कितना पावर आता है। उस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बनाया गया और उसी को लेकर गुजरात सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, यानी जो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। गुजरात के जो लोकल लीडर थे और जो लोकल स्टूडेंट थे उनके लिए बहुत फेमस था ये। इसी को देखकर बिहार में भी जो सरकार थी उसके अगेंस्ट में भी स्टूडेंटों ने मोर्चा खोला, और वहां पर भी धीरे धीरे आंदोलन होना शुरू हो गया। इधर कांग्रेस की सरकार चल रही थी दिल्ली में इंदिरा गांधी के एवज में, उधर गुजरात की सरकार गिर चुकी थी, इधर बिहार में आंदोलन उग्र चल रहा था। एक नाम आपने सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े नाम जाने जाते हैं।
और जेपी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इस आंदोलन के समर्थन करने के साथ ही बिहार में बहुत ही बड़ा जन सैलाब उमड़ा और बिहार सरकार के खिलाफ ये सारी चीज़ें आवाज़ें उठने लगी, भ्रष्टाचार खिलाफ या फिर तमाम जो उस समय की समस्याएं थी। इसको देख के सारी चीज़ें हो रही थी। एक और नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस के नाम का। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इसका समर्थन किया और धीरे धीरे करके विपक्ष के जितने भी नेता थे, उधर चले जाए महाराष्ट्र और गुजरात में तो मोरारजी देसाई जो सबसे बुजुर्ग थे उस जमाने में, और प्लस अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये तमाम लोग थे। जनसंघ के भी बहुत सारे नेता थे जो इन सभी को बहुत ही बढ़ चढ़ के समर्थन दे रहे थे, क्योंकि विपक्ष का तो कर्तव्य होता है कि जो भी कुछ हो पक्ष के खिलाफ हो उसके अगेंस्ट तो बोलना ही है। ये सारी चीजें हो रही थी, सभी आंदोलन हो रहा था। गुजरात में तो नए चुनाव होने वाले थे, मध्यावधि यानी मिडिल चुनाव होने वाले थे। विपक्ष पार्टियों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और फिर उसके बाद से गुजरात में भयंकर तरीके से चुनाव प्रचार हुए और वोटिंग भी पड़ी। तब तक यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, उधर से सारी चीजें एक दूसरे से लिंकिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में कहा गया कि इंदिरा गांधी ने फर्जी तरीके से चुनाव लड़ा है और इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया और अवैध घोषित करके उनको 6 साल के लिए चुनाव पर बैन लगा दिया गया। अब ये देखकर कांग्रेस की सरकार चिंता में आ गई कि भाई अगर ऐसे होगा तो कैसे होगा। फिर इधर बिहार का मुद्दा चल रहा था, उधर गुजरात का मुद्दा चल रहा था। 12 जून को 1975 के आसपास गुजरात में चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे 75, और कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही थी। सबको लग रहा था कि हाँ कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। और उसी बीच में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया जिसमें इंदिरा गांधी को अवैध घोषित कर दिया गया। अब उस जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये आग में घी का काम कर दिया। प्लस जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके साथ साथ मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, तमाम जो ये नेता थे, ये सभी नेता कांग्रेस के अगेंस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। कांग्रेस के ऊपर भरपूर दबाव आया और उस दबाव को सबसे ज्यादा प्रेशराइज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट ने, जिन्होंने 6 साल पर इंदिरा गांधी के लिए बैन कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। इंदिरा गांधी को कुर्सी की भनक लगी कि भाई अब तो कुर्सी हिलने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, आसपास के जो स्टेट थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी से स्टेट से कांग्रेस इंटरनल बात थी, कांग्रेस जो भी नेताएं थे उनको बुलाना शुरू किया दिल्ली में। और दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण नारा चला था जिसका नाम था इंदिरा नहीं तो देश नहीं, इंदिरा नहीं तो देश नहीं। क्योंकि जब बैन लगा था तो सबको लगा अब तो भाई 6 साल के लिए बैन लग गया तो अब ये पीएम से इस्तीफा देंगे, और विपक्षी पार्टियां मांग भी रही थी। तो सरकार के प्रति समर्थन दिखाने के लिए तमाम कांग्रेस समर्थक जो इन्होंने नारे लगाना शुरू किया इंदिरा नहीं तो देश नहीं। लेकिन जब इससे बात नहीं बन पाई तो फिर 25 तारीख को रामलीला मैदान में, यही दिल्ली वाला जो केजरीवाल जी के अनशन का है प्लस उसके साथ साथ रामदेव जी का है, इसी में जनसंघ के नेता थे मदन लाल खुराना जी। मदन लाल खुराना जी ने इसका बढ़ चढ़ के शुरुआत किया और तमाम नेता एक ही, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर जेपी नारायण, सब लोग एक जगह मिले और कांग्रेस के अगेंस्ट इन्होंने हुकार भरना शुरू कर दिया कि अब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर इंदिरा गांधी को जब अपनी कुर्सी डोलती दिखी तो इंदिरा गांधी ने संविधान के आर्टिकल 352 का प्रयोग किया और उस 352 का इन्होंने गलत मतलब निकल के गलत वे में देश पर आपातकाल थोप दिया। और ये देश पर जो आपातकाल थोपा गया था वो सिर्फ आपातकाल नहीं था, तमाम करोड़ों लोगों जो जनसंख्या थी, जो स्टूडेंट थे, उनकी आवाज को दबाना था, विपक्ष की आवाज को दबाना था, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनको दबाना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को दबाना था।
आपातकाल वर्तमान में हम लोग ये जो जी रहे हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कहीं पे जाके घूम लेते हैं, सेना पर आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बड़ी मजा आता है ये सब करने में। वैसे बड़ी महंगी है ये। जो लोग आपातकाल में जिए उनको पता है कि क्या हाल होता था, कैसे 25 जून के बाद सभी नेता कैसे जेल में डाले गए और कितने महीने तक उन्होंने जेल में ही अपनी सूखी रोटियां खाई। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है, इसका उपयोग हम लोग अच्छे से करें। मेरे कहने का मतलब इतना ही। उसके बाद से आपातकाल लगने के बाद से आप सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कराया जाता था। लोग बोल नहीं पाते थे सरकार के खिलाफ, तो अंडरग्राउंड रेडियो चलता था, पर्चे बंटवाना, अंडरग्राउंड रेडियो, जैसे उस जमाने में ब्रिटेन के अगेंस्ट हम लोग करते थे। वो भी 47 के एरा में, नहीं 1905 के एरा में, जब बहुत ही बड़े क्रांतिकारी विचारधारा लोग चलते थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के लोग, वो लोग जैसे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाते थे, उसी प्रकार के जीवन 1975 और 77 के बीच में आजादी मिलने के बाद जो नेता लोग थे, उनको ऐसा करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपातकाल कितना भयंकर होता है। और इंदिरा गांधी जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करने के लिए, अपने सत्ता के लिए इसका उपयोग किया। कई लोग इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन उनकी नजर में ये गलत नहीं था, क्योंकि जब भी किसी को लगता है ना कि मैं ही, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, उसके बाद से जब डिक्टेटरशिप, या जिसको हम ऑटोक्रेटिक रूल भी कहते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जब चलने लगती हैं तो लोगों को अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आजकल तो दो ध्रुव चल रहे हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे नॉर्मली चलता है वैसे आजकल के लोग चलते हैं कि एक तो एंटी गवर्नमेंट और एक होता है प्रो गवर्नमेंट। नहीं, आपको दोनों का देखना पड़ेगा, एंटी भी देखना पड़ेगा, प्रो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ आप एंटी हो जाओगे तब भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ प्रो हो जाओगे तब भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रो हो जाओगे, पूरी देश की जनता प्रो हो जाएगी, तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ चलेगा, और ज़्यादा अगेंस्ट आप चलोगे तो भी नहीं आएगा, तब वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आप दोनों को साथ में लेके चलिए, तब आप एक जिम्मेदार नागरिक भी कहलाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। आपके विचार क्या हैं कि आपातकाल जिंदगी भर के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए दाग हुआ कि नहीं? आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ मैं आता रहूँगा हमेशा। इससे पहले वाले जो वीडियो हम लोगों ने बात की थे, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट के बाइकआउट के लिए, जो हमने आपको बताई थी जो चीज़ें, वो बाद में बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे एडिटोरियल में आया कि कैसे सिंगल ऐसे डायरेक्ट संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट में जाहिर किया। ये सबके मन में विचार होता है, आप भी जाहिर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।